नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का बालाजी ऑनलाइन क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत। प्यारे विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की मैथमेटिक्स और अपना इसमें चल रहा है अध्याय नंबर 4 द्विघात समीकरण। और इसके अंदर अपने कल बात की थी प्रश्नावली 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की। और 1 नंबर क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन जो 8वां पार्ट था, मैंने कहा था कि आप खुद होमवर्क के रूप में हल करके लाना। तो आपने सभी ने इस क्वेश्चन को हल किया होगा। चलिए अपन इस क्वेश्चन को हल करते हैं। यानी कि जो अपने पास में व्यंजक दे रखा है, व्यंजक दिया अपने पास में x की घात 3 माइनस 4 x की घात 2 माइनस x प्लस 1। इसका मान है क्या ये x माइनस 2 के होल क्यूब के बराबर है या तो हल करेंगे। ये पूरा का पूरा द्विघात समीकरण है या नहीं, ये जांच करनी। क्योंकि जो दोनों तरफ व्यंजक दे रखे हैं, ये व्यंजक सरल करें और बताएं कि द्विघात समीकरण है या नहीं, ये जांच करनी। पहले क्वेश्चन में यही बात की थी। अब देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड तो पूरी सॉल्व कर रखी है, लेकिन राइट हैंड साइड में देखेंगे तो आपको एक सरसमीका नजर आ रही है। आपने सभी ने एक सरसमीका पढ़ रखी है, a माइनस बी का होल क्यूब। यह सरसमीका होती है आपकी ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 a² b प्लस 3 ab² यानी कि ये सरसमीका होती है। यहाँ पर आप देखेंगे ए का मान है एक्स, ए की जगह एक्स रखेंगे जाएगा एक्स का क्यूब, माइनस बी का मान है 2, यहाँ लिखेंगे 2 का क्यूब, माइनस 3 गुणा ए का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर गुणा बी का मान है 2 तो बी का मान 2, फिर प्लस का प्लस 3 का 3 गुणा ए का मान है एक्स, बी का मान है 2 तो 2 का स्क्वायर। इसको हल करेंगे अपन तो अपने पास में आएगा एक्स की घात 3 माइनस 2 का क्यूब होता है 2 गुणा 2 8, मतलब 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो 8 आएगा। फिर माइनस यहाँ देखेंगे 3 को 2 से गुणा किया था गया 6, साथ में एक्स का स्क्वायर लिख दिया एक्स का स्क्वायर, फिर प्लस 2 का स्क्वायर किया, यहाँ पर 2 का स्क्वायर आ गया 4, और यहाँ पर ये 4 को 3 से गुणा किया तो आगे 12, यहाँ ये 12 साथ में एक्स लिख 12x। अब ये अपने पास में राइट हैंड भी हल कर दी, दोनों को बराबर में लिखेंगे वापस। तो देखो एक्स क्यूब का एक्स क्यूब माइनस के 4 x² का 4 का x² माइनस के x का माइनस का x प्लस का 1 बराबर में इधर लिखेंगे अपन x की घात 3 इनके एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस का 6 x² प्लस के 12x। अब ये पूरा जो व्यंजक दे रखा है, इस व्यंजक को अपन करते हैं पक्षांतरण। क्या करते हैं, इसका करते हैं अपन पक्षांतरण करेंगे। तो देखिए पक्षांतरण करने पर अपने पास में आएगा एक्स क्यूब का एक्स क्यूब माइनस के 4 x² का माइनस का 4 x² माइनस का x प्लस का 1। लेफ्ट हैंड साइड तो सेम की सेम लिखेंगे, राइट हैंड का पक्षांतरण कर रहे हैं तो ये प्लस का एक्स क्यूब था, ये बन गया माइनस का x, माइनस का 8 था, ये बन गया प्लस का 8, माइनस का 6 था, ये बन गया प्लस का 6 x², और प्लस का 12x था, ये बन गया माइनस का 12x, बराबर में बच गया 0 का 0। अब देखिए यहाँ पर है एक्स क्यूब प्लस का है, ये एक्स क्यूब माइनस का है, कट गया आपस में, माइनस के 4 x² और प्लस 6 x², 4 कम हो जाएंगे 6 में से, बचेगा अपने पास में 2 x²। क्या बच गया 2 x², माइनस के 12x है तो माइनस का 1x है तो हो गए माइनस के 13x, ठीक है माइनस का 13x, प्लस का 1 और प्लस का 8 मिलके बन गया प्लस का 9, बराबर में आ गया 0। यहाँ पर जो अपने पास में ये व्यंजक बना, ये पूरा का पूरा बीजीय व्यंजक बन गया। और यहाँ बीजीय व्यंजक इसमें देखेंगे अपन तो आपको x की अधिकतम घात कितनी दिख रही है, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको चर राशि की अधिकतम घात यानी कि यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर, आपको मैक्सिमम पावर अधिकतम घात बोलते हैं ये आपको दिखती है 2। और जिस समीकरण में x यानी चर राशि की अधिकतम घात 2 होती है उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। तो लिखेंगे अतः यह व्यंजक है वो एक द्विघात समीकरण है। अतः यह व्यंजक द्विघात समीकरण, यानी कि आपको पूछा गया था कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, किया गया व्यंजक द्विघात समीकरण है। ये था पहले का 8वां जो कल का होमवर्क था। तो चलिए साथियों, आपने सभी ने मेरे क्लास के साथ में जुड़ करके क्लास को पढ़ा समझा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो मेरे साथ क्लास में जुड़े हैं, जो भी क्लास देख रहे हैं, आपका तहे दिल से इस क्लास के अंदर स्वागत। देखिए अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2।
दूसरा क्वेश्चन लिखा अपने पास में कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। यानी कि अपने पास में जो कथन लिखा है, इस कथन को पढ़ करके अपने को द्विघात समीकरण बनाना है। यानी कि ऐसा कथन लिखा है, उस कथन को पढ़िए और एक समीकरण के रूप में पूरे के पूरे कथन को लिखिए। तो यहाँ देखो लिखा गया है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा है 528 वर्ग मीटर। इस क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो हमें इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने वाला द्विघात समीकरण बनाना है। आपको समझ में आया होगा प्रश्न? चलिए यहाँ पर क्या कह रहा है, एक आयताकार भूखंड दे रखा है, उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है अपने को। क्या दे रखा है? क्षेत्रफल दे रखा है और लंबाई और चौड़ाई में एक संबंध दिया हुआ है। लंबाई का मान है चौड़ाई के दुगुने 1 अधिक है। अब देखिए इसको हल करते हैं। इसको क्या करते हैं अपन? हल करते हैं। हल क्या करेंगे? लिखेंगे माना आयताकार भूखंड, माना आयताकार खंड का भूखंड की चौड़ाई, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई मान ली कितनी है? x में। ये चौड़ाई x मीटर। अब आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मान ली, इस आयताकार भूखंड की लंबाई कितनी आएगी? संबंध दे रखा है अपने पास में लंबाई चौड़ाई का। देखेंगे आयताकार भूखंड की लंबाई, लंबाई का संबंध दिया है कि लंबाई है जो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक। कि चौड़ाई का 2 गुना, x का 2 गुना हो गया 2x से 1 अधिक, यानी कि x 2x प्लस 1, ये आ गया इसकी लंबाई आ गई। अब अपने पास में क्षेत्रफल का मान दे रखा है। क्या दे रखा है? आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा है, एरिया दे रखा है। क्षेत्रफल का मान दे रखा है 528 वर्ग मीटर। क्या दे रखा है? 528 वर्ग मीटर, यानी मीटर स्क्वायर। और हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का या आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। तो कोई भी चीज जब आयताकार होती है और उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है, तो हम लिखते हैं आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या लिखते हैं? लंबाई गुणा चौड़ाई। अब भूखंड का क्षेत्रफल अपने को प्रश्न में दे रखा है, कितना दे रखा है? क्षेत्रफल का मान 528 दे रखा है। लंबाई का मान ये रहा 2x प्लस 1। लंबाई का मान लिख दिया 2x प्लस 1। चौड़ाई का मान दे रखा है ओनली x। चौड़ाई का मान लिख दिया केवल x और बीच में गुणे का निशान है तो गुणा लगा दिया। यहाँ से अपन इसको हल करेंगे तो आएगा 528 का 528 बराबर में आ गया अपने पास में, ये आ गया 2x। x से गुणा किया तो बन गया 2x स्क्वायर। x का गुणा 1 के साथ किया तो बन गया 1x, ओनली x लिख सकते। अब इसको अपन सही तरीके से लिखते हैं। अपने पास में पहले आएगा 2x स्क्वायर, स्क्वायर वाला पद, फिर देखा अपने प्लस का x, ये दोनों प्लस के थे। 528 को पक्षांतर किया तो हो गया माइनस का 528 और एक तरफ कुछ नहीं बचा, मतलब लिख दिया 0। एक द्विघात समीकरण के रूप में लिखा। द्विघात का व्यापक रूप लिखते हैं। व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर तो ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। ये होता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। और इसी तरीके से हमने इस समीकरण को लिखा। इस प्रश्न का आंसर आ गया 2x स्क्वायर एक्स माइनस 528 बराबर 0। ये जो एक द्विघात समीकरण बनाए, इसको हल करेंगे, इस आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात हो जाएगी। अपने को क्या क्या रखा है? ओनली फॉर द्विघात समीकरण का निर्माण करना है, लंबाई चौड़ाई ज्ञात नहीं करनी। सिर्फ समीकरण बना था तो बना लिया। जल्दी से कोई स्क्रीनशॉट भी लेना चाहे तो ले सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है इसी का, दूसरे का दूसरा। देखो दूसरे का दूसरा प्रश्न क्या कह रखा है? दूसरे का दूसरा प्रश्न क्या है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। क्या दिया है? दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब लगातार, धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दिया है 306। अपने को कह रखा है पूर्णांक ज्ञात करो। देखिए इसको अपन हल करते हैं। हल करने के लिए लिखेंगे माना, माना पहला धनात्मक पूर्णांक मान लिया, माना प्रथम धनात्मक पूर्णांक x है। मान लिया प्रथम धनात्मक पूर्णांक क्या है? x है। तो दूसरा क्रमागत लगातार लिखना है। दूसरा पूर्णांक क्या आएगा? दूसरा धनात्मक पूर्णांक प्रथम x माना है
दूसरा पूर्णांक हो जाएगा x प्लस एक, यानी जस्ट अगला अंक, अगला मतलब एक अंक जोड़ दो तो आ गया x प्लस एक, ये आ गया दूसरा धनात्मक पूर्णांक आ गया। अपने पास में इन दोनों का गुणा है वो दे रखा है, गुणनफल दे रखा है। प्रश्न के अनुसार लिखते हैं, प्रश्न में क्या चीज दी है, तो प्रश्न के अनुसार यानी प्रश्नानुसार बात किस अनुसार करते हैं अपन, एग्जाम के अंदर जो प्रश्न आया उसके अनुसार बात करते हैं। यहाँ देखो इनका कह रहा है गुणनफल, गुणनफल का मतलब है कि प्रथम पूर्णांक गुणा दूसरा पूर्णांक, प्रथम पूर्णांक तो x है और दूसरा धनात्मक पूर्णांक है x प्लस एक, इन दोनों का गुणा है यानी गुणनफल दे रखा है अपने को 306, क्या दे रखा है 306 दे रखा है। अब देखो x का गुणा x के साथ करेंगे तो आएगा x का स्क्वायर, कितना आ गया x गुणा x हो गया x स्क्वायर, x का गुणा प्लस के एक के साथ क्या था प्लस का x, 1x और 1 लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसी भी संख्या को एक से गुणा करते हैं तो वापस वही संख्या आती है। बराबर में दे रखा है 306 मैंने 300 ले लिया, 306 दे रखा है बराबर में, बराबर में लिखेंगे 306 का 306। अब इसका कर दो अपन पक्षांतरण, क्या कर देंगे इसका, क्या करेंगे अपन पक्षांतरण, पक्षांतरण करेंगे 306 प्लस का है वो हो जाएगा माइनस में चला जाएगा, तो आएगा एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स का प्लस का एक्स और बन गया माइनस का 306 बराबर में 0। और ये जो अपने पास में पूरा का पूरा समीकरण बना है यही एक द्विघात समीकरण है। और जब हम इस समीकरण को हल करेंगे तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो पहला पूर्णांक हो जाएगी और उसमें एक जोड़ेंगे तो अगली संख्या दूसरा धनात्मक पूर्णांक हो जाएगी। यहाँ पर अपने को ओनली फॉर द्विघात का बनाना था, आगे हल नहीं करना है तो आगे इसको हल नहीं करेंगे। अगर ये कह देता प्रश्न कि इसका समीकरण बनाओ और समीकरण को हल करके उत्तर बताओ तो पूरा हल करते, लेकिन यहाँ पर कह रखा है कि ओनली फॉर द्विघात का निर्माण करना है, द्विघात समीकरण का निर्माण आपने कर दिया। नेक्स्ट देखिए दूसरे का तीसरा दे रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करो। यहाँ पर आपको कह रखा है कि रोहन ने माँ है उससे 26 वर्ष बड़ी है और उसकी दोनों की वर्तमान आयु क्या करनी है ज्ञात करनी है, और 3 साल बाद में दोनों का गुणा होगा 300 बराबर होगा, ये बातें कह रखी है। तो सबसे पहले इसको हल करते हैं और लिखते हैं माना रोहन की वर्तमान आयु x, माना रोहन की वर्तमान आयु कितनी मान ली x वर्ष, मान लिया रोहन वर्तमान में कितने साल का है तो x वर्ष। तो रोहन की माता की आयु, रोहन की माता की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु। अब प्रश्न में कह रखा है माता 26 साल बड़ी है, क्योंकि रोहन की आयु में अगर 26 जोड़ देते हैं माता की आयु आ जाती, ठीक है। अब देखिए आज से 3 साल बाद बात करते हैं, 3 वर्ष बाद या 3 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब ये बाद में ही होता है, तो 3 वर्ष पश्चात की बात करते हैं। देखो आज रोहन x साल का है, 3 साल बाद में रोहन कितना हो जाएगा, रोहन की आयु आ जाएगी हो जाएगी x में 3 जुड़ जाएंगे x प्लस 3 वर्ष, और माँ की आयु कितनी आ जाएगी, आज माँ की आयु कितनी है, तो आज माँ की आयु x प्लस 26, x प्लस 26 में 3 और जुड़ जाएंगे, माँ की आयु जाएगी x क्या जाएगी x प्लस 29 वर्ष, ये आ गई माँ की आयु। अब इन दोनों की आयु का गुणा दे रखा है, गुणनफल दे रखा है 360, यानी कि प्रश्न में क्या कह रखा है, प्रश्नानुसार बात करते हैं अनुसार। यहाँ पर देखिए बेटे की आयु उनकी रोहन की आयु है x प्लस 3 और माता की आयु है x प्लस 29, और इन दोनों का गुणनफल दे रखा है प्रश्न में, वो दे रखा है 360 के बराबर। अब इनका गुणा करेंगे तो समीकरण बनेगा, गुणा कर लो, x का गुणा x के साथ क्या आ गया x का स्क्वायर, x का गुणा 29 के साथ क्या आ गया 29x, 3 का गुणा x के साथ क्या आ गया 3x, और 3 का गुणा 29 के साथ करेंगे, 3 का गुणा 29 के साथ हो गया 9 3 27 का 7 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8 87, और ये प्लस का 360 था, इसका पक्षांतर क्या आ गया माइनस का 360 बराबर में आ गया। इसको अपन हल करेंगे तो पूरे समीकरण में देखेंगे तो आपको एक पद दिख रहा है स्क्वायर का, तो लिख दिया स्क्वायर, 29x में 3x और जुड़ गए
कुल हो गए 32x और 87 हो जाएंगे 360 में से कम, और 360 में से 87 कम कर देंगे तो अपने पास में बचेगा 273। कितना बचेगा? 273 बचेगा। ये अपने पास में क्या आ गया? एक पूरा का पूरा समीकरण आ गया। अब आप ये कहेंगे सर 273 कैसे बचा? तो आप आराम से घटा सकते हैं 360 में से 87। देखो ये है 360 है, इसमें से 87 कम कर दो, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो आंसर माइनस में आएगा। 10 में से 7 गया, बच गया 3, इधर बच गए 5, 5 में से 8 नहीं जाता, 15 में से 8 गया, बच गया 7 और 2 बच गए, तो आ गया माइनस का 273। और ये जो अपने पास समीकरण बना है ये क्या है? द्विघात समीकरण। और प्रश्न ये कह रहा था कि इस लैंग्वेज को पढ़ करके का निर्माण करो, तभी आंसर आ गया ये। आ गया आपके समझ? दूसरे का तीसरा शॉर्ट भी ले सकते हैं आप आराम से। अगर देखो 3 वर्ष पश्चात की बात हो रही है, अगर 3 वर्ष पहले की बात होती तो 3 घटा देते। यहाँ मैंने 3 जोड़ा है तो 3 साल बाद की बात हो, इसलिए यहाँ भी 3 जोड़ा है। अगर 3 साल पहले की बात होती, पीछे की बात होती तो हम क्या कर देते? 3 घटा देते। ठीक है, ऐसा कुछ कंसेप्ट आ जाए, ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 480 की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम कर दी जाए तो इसी दूरी को तय करने में 3 घंटे का समय अधिक लगता है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो। चल की जगह करो चाल ज्ञात। अब देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये भी आपके सामने क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर क्या रखा है, देखो समय की बात हो रही है। समय का सूत्र लिखते हैं पहले। तो समय कैसे ज्ञात करते हैं? समय ज्ञात करने का सूत्र होता है दूरी बटा चाल, यानी कि कुल दूरी के अंदर चाल का अगर भाग देते हैं तो समय आता है। क्या आता है? समय। अब देखिए यहाँ पर अपने पास में आ गया, मान लीजिए पहले रेलगाड़ी की चाल कितनी मान ली, यहाँ लिख दिया माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल। चाल को कुछ भी मान सकते हैं, एक्स भी मान सकते हैं, यू भी मान सकते हैं, वी भी मान सकते हैं। मैंने यहाँ मान लिया, माना रेलगाड़ी की चाल है वह यू किलोमीटर प्रति। अब कुल दूरी कितनी दे रखी है? तो कुल दूरी दे रखी है, वो दे रखी है अपने पास में 4। तो इसमें समय कितना लगेगा? यहाँ से समय लग गया, वो लग गया अपने पास में 480 बटा यू। समीकरण नंबर दिया इसको। अब क्या कह रहा है प्रश्न में? इसकी चाल को कम कर दिया जाए। चाल को कम करने पर, चाल को कम कर दिया, कम किया तो नई चाल कितनी बन गई? कम करने पर नई चाल क्या बन गई? नई चाल बन गई u-8, ये बन गई। तो नया समय भी अलग आएगा, दूरी वही है, चाल बदल गई है। 400 भाग देंगे u-8 का, तो नया समय है। अब देखो इन दोनों समय का जो अंतर है वो प्रश्न में दे रखा है अपने पास में, कितना है? 3 है। अब इधर देखना, जब कोई चीज तेज चलेगी कम लेगी, और जब कोई चीज धीरे चलेगी तो समय ज्यादा लेगी। मतलब कि 2 नंबर समीकरण का समय का मान अधिक आएगा और 1 नंबर में जो समय का मान है वो कम है। ठीक है, क्या करेंगे? समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे, 2 में से 1 को घटाएंगे। क्या घटाने? तो यहाँ पर देखो 2 नंबर क्या लिखा है? 2 नंबर समीकरण लिखा है 480 बटा u-8। इसमें से घटाएंगे 480 बटा u, तो अपने पास में इसका अंतर दे रखा है, प्रश्न में दे रखा है 3। कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। ठीक है, ये u में थोड़ा सही कर देता हूँ एक बार। यहाँ पर अपने देखा u और इनका समय का अंतर दे रखा है, वो 3 दे रखा है। अब इसको अपन आगे हल करेंगे। यहाँ पर अपन हल करेंगे तो सबसे पहले देखो यहाँ पर इसका लेंगे क्या? लेंगे अपन इसका एलसीएम लेंगे। देखिए यहाँ पर एक नया पेज ऐड कर देता हूँ, यहाँ मैं यहाँ साइड में कर लेता हूँ आराम से। चलो इनका दोनों का एलसीएम लिया तो एलसीएम आ गया u-8 और साथ में आ गया u-8 से u-8 कट गए, बचा क्या? यहाँ पर एक बार u बचा। u को 480 से गुणा कर दो तो यहाँ आएगा 400 u, फिर माइनस का ये माइनस। अब u से u कट गया, u-8 को 400 से गुणा करोगे तो आ जाएगा u-8 का गुणा करेंगे तो आएगा 480
480 यू आ गया और प्लस में आ गया आपके माइनस का 8 का गुणा माइनस के साथ किया तो हो गया प्लस, और 4 का गुणा 480 से करेंगे 0, 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 16 3 19, 1920। ठीक है, एक बार देख लेते हैं वापस। 8 से गुणा करना है तो 8 चौक 32 हासिल 3, 8 चौक सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, वापस 8 से गुणा करना था। एक बार देखिए, इनकी u माइनस 8 का गुणा 480 कर रहे हैं, u का गुणा किया तो आ गया 480 u आ गया, 8 का गुणा करिए माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 का गुणा किया 0, 8 8 67 का 4 हासिल 6, 8 चौक 32 और 6 अपने पास में आ गए 38। तो ये आ गया इसका समय। बराबर में कितना दे रखा है, बराबर दे रखा है 3। अब ये 3 के साथ में हो जाएगा गुणा। अब देखो यहाँ 480 यू से 480 यू तो कट गए, तो इधर क्या बच गया अपने पास में, यहाँ बच गया 3840 और इधर हो गया 3 गुणा यू माइनस 8 गुणा यू। यहाँ इसको हल करेंगे तो आएगा 380 3840, 3 यू को गुणा किया जाएगा 3 यू माइनस का 8 को 3 24। अब बच गया अपने पास में यू, तो यहाँ हो जाएगा 3840 बराबर यू का गुणा किया तो 3 यू स्क्वायर और 24 का यू के साथ गुणा किया तो आ गया 24 यू। अब इसका सही ढंग से लिखेंगे 3 यू स्क्वायर माइनस 24 यू और माइनस का हो जाएगा 3840 बराबर 0। ये जो समीकरण बना है अपने पास में ये एक द्विघात समीकरण है और इसी से इसका योग का आंसर आएगा। इसका आंसर आ गया ये क्वेश्चन नंबर 4 का। 4 का अपने पास समीकरण बनेगा। अब यहाँ से 3 आप कॉमन भी ले सकते हैं, कॉमन लेके भी कर सकते हैं, तो यहाँ बन गया 3 यू स्क्वायर माइनस 24 यू माइनस 3840। इस समीकरण को हल करेंगे, ये बन गया इसका द्विघात। ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको लिखते हैं आप IMP। चलिए इसके बाद देखिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने साथियों 4.2 का है जो हम डिस्कस करेंगे कल, और इसमें बात करेंगे अपन गुणनखंड विधि समीकरण कैसे हल करते हैं बारे में। आज की क्लास को विराम देते हैं। क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, अपने साथियों तक शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस साथ विद्यार्थियों को जोड़ने का प्रयास करना, ताकि आपको यहाँ से टाइम टू टाइम A1 तरीके से क्लास आपके लिए ली जाए। लाइव क्लास में कुछ इंटरनेट की बाध्यता रह जाती है, कभी कभार नेट सही ढंग से नहीं चल पाता है, वाईफाई लगाओ से कुछ भी कर लो नेट नहीं चलता है। तो थोड़ा सा अपन लाइव के समय ही आप ध्यान रखें कि अपलोडेड क्लास में बहुत ज़्यादा कंटेंट मिलता है, अच्छा कंटेंट मिलता है, आप पढ़ें, नोट्स बनाएं। कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ। अभी क्लास को रोकते हैं यहीं, क्लास को देते हैं विराम। जय हिंद, जय भारत।